सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ, आपके हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी सेट सभी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। आज की हमारी क्लास है कहानी से संबंधित। आज हम पढ़ेंगे स्थापना और तर्क के क्वेश्चन। उसके बाद में स्थापना और तर्क के क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में हम पढ़ेंगे विगत परीक्षाओं में जो आए हुए क्वेश्चन आंसर हैं वो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्थापना। देखिए, नई कहानी का विकास 1950 के बाद हुआ था। सभी को पता है जो नई कहानी है उसका विकास सन 1950 के बाद ही हुआ था। इसमें आधुनिकतावाद, व्यक्तिवाद, यथार्थवाद आदि का सूत्रपात हुआ। तो इसमें आपका ऑप्शन आएगा ए, बिल्कुल ठीक। दोनों ही कथन सही हैं, कथन सत्य भी सही है और स्थापना है वो भी सही है और आपका तर्क भी सही है, ठीक है। उसके बाद में स्थापना है कहानी में जीवन के अंग या संवेदना की अभिव्यक्ति होती है, जबकि उपन्यास में जीवन की समग्रता की अभिव्यक्ति होती है। बिल्कुल ठीक है, कहानी में जीवन के किसी एक अंग या संवेदना की अभिव्यक्ति होती है, जबकि उपन्यास जीवन से लेकर मतलब जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक लिखा जाने वाला है, ठीक है। तो उपन्यास क्या है, जीवन की समग्रता की अभिव्यक्ति होती है। तो स्थापना बिल्कुल ठीक है। कहानी एक लघुकाय विधा है, बिल्कुल ठीक है, कहानी एक लघुकाय विधा है, अतः उसमें किसी एक संवेदना को ही व्यक्त कर पाना संभव है। नई कहानी भी इसी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। नई कहानियां हैं वो भी क्या है, इसी दृष्टिकोण की समर्थक हैं। तो इसमें आपकी स्थापना भी बिल्कुल ठीक है और तर्क भी ठीक है। अगला क्वेश्चन स्थापना और तर्क से संबंधित ही है ये। स्थापना है प्रेमचंदोत्तर कथाकारों में मनोविश्लेषण की प्रधानता है। क्या पूछा आपसे, जो प्रेमचंदोत्तर जो कथाकार हैं उनमें मनोविश्लेषण की प्रधानता है। वर्ग संघर्ष में एवं यथार्थवाद की ओर रुझान भी कुछ कहानीकारों का रहा है। किसकी ओर, वर्ग संघर्ष की ओर, यथार्थवाद की ओर भी कुछ कहानीकार हैं जिनका रुझान रहा है, तथा उन्होंने प्रेम, रोमांस और यौन समस्याओं को भी अपनी विषय वस्तु बनाया है। तो बिल्कुल ठीक है, प्रेमचंद जी के युग के बाद में जो युग आया था उसमें मनोविश्लेषणवाद, वर्ग संघर्ष, यथार्थवाद की ओर भी रुझान रहा था उनका, और प्रेम, रोमांस और यौन समस्याओं के संबंधित विषय वस्तु भी उन्होंने कहानियों में ली थी। अगला तर्क है युगीन परिवेश को पूर्णतः व्यक्त करने में नई कहानी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किसमें, जो युगीन परिवेश है उसमें पूर्णतः उसको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए नई कहानी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कहानी के शिल्प ने भी इस काल में उत्तरोत्तर प्रगति की है। किसने, जो कहानी के शिल्प हैं उसमें भी इस काल ने, कौन से काल ने, जो नई कहानी का काल है, उत्तरोत्तर प्रगति की है। अब कहानी में घटना विरलता के साथ साथ व्यक्ति चरित्र पर विशेष बल दिया जाने लगा है। क्या है, जो कहानी में घटना विरलता होती थी पहले, उसके साथ साथ में अब व्यक्ति चरित्र का भी विशेष बल दिया जाने लगा है। तो ये स्थापना भी ठीक है और तर्क भी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन कहानी की मूल आत्मा एक संवेदना या एक प्रभाव है। क्या है, जो कहानी की मूल आत्मा क्या होती है, एक संवेदना हो सकती है या एक प्रभाव हो सकता है। कहानी का मूल उद्देश्य कम से कम शब्दों में उस प्रभाव को अभिव्यक्त करना है। कहानी का मतलब क्या होता है, कहानी हम सोच सकते हैं कि कहानी है वो छोटी से छोटी भी लिखी जा सकती है। कई कहानियां जैसे आपके सिलेबस में लगी हुई है, एक टोकरी भर मिट्टी, वो लगभग 1.5 पृष्ठ की कहानी है, और काफ़ी कहानियां इतनी लंबी लंबी हैं, जैसे राजा निर्बंशिया है, परिंदे है और कोसी का गटवार है। ये काफ़ी लंबी कहानियां हैं। तो इस प्रकार से जो कहानियां हैं वो छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं, लेकिन कहानी का मूल उद्देश्य क्या होता है कि कम से कम शब्दों में उसका प्रभाव अभिव्यक्त हो जाए। उपन्यास और कहानी में आकार का ही भेद है। क्या बता है, उपन्यास और कहानी में आकार का ही भेद है। उपन्यास छोटा होने पर कहानी बन जाता है और कहानी बड़ी होने पर उपन्यास बन जाता है। देखिए, तर्क है ये बिल्कुल गलत है। उपन्यास और कहानी का जो आकार है वो कभी भी एक नहीं हो सकता, क्योंकि हम पहले पढ़ के आए हैं, क्योंकि कहानी है वो एक मूल संवेदना होती है उसके ऊपर व्यक्त की जाती है, जबकि उपन्यास होता है वो जीवन की समग्रता को लिए होता है, ठीक है। उपन्यास में कवि चाहता है कि जीवन की शुरू से लेकर जो लास्ट तक की जो गतिविधियां हैं, जो घटनाएं हैं, उनको करता है, जबकि कहानी एक विशेष तजुर्बे पर, एक विशेष पक्ष को लेकर लिखी जाती है। तो इसमें आपका स्थापना बिल्कुल ठीक है और तर्क आपका गलत है। अगला क्वेश्चन
प्रेमचंद युगीन कहानियों में सामाजिक समस्याओं को प्रमुख स्थान मिला है। क्या पूछा आपसे? जो प्रेमचंद युगीन जो कहानियां हैं उसमें जो सामाजिक समस्या हैं उनको स्थान मिला है, बिल्कुल ठीक है। इस युग की कहानियों की कथा वस्तु सामाजिक समस्या पर निर्भर है, बिल्कुल ठीक है। स्थापना और तर्क बिल्कुल ही दोनों ठीक हैं। ये आपके आ सकते हैं क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों से संबंधित इग्नोर न करें क्योंकि ये ज्यादा क्वेश्चन स्थापना और तर्क वाले भी आते हैं। स्थापना है यथार्थपरक सामाजिक परंपरा ने हिंदी के विभिन्न कहानीकारों के आधुनिक समाज की विभिन्न परिस्थितियों और समस्याओं पर का उद्घाटन यथार्थपरक दृष्टिकोण से किया है। क्या है? जो यथार्थपरक सामाजिक परंपरा है उसने हिंदी के विभिन्न कहानीकारों के आधुनिक समाज की विभिन्न परिस्थितियों और समस्याओं का उद्घाटन यथार्थपरक दृष्टिकोण से किया है। यह कहानी का परिवर्ती युग है। तो स्थापना और तर्क दोनों ही इसमें ठीक है। अगला है नई कहानी का लक्ष्य नए भावबोध पर आधारित जीवन के यथार्थ अनुभव का चित्रण है, बिल्कुल ठीक है। जो नई कहानी है उसका लक्ष्य ही भावबोध पर आधारित जीवन के यथार्थ अनुभव का चित्रण करता है। नया कहानीकार न अतीत से जुड़ा है न ही भविष्य के स्वप्नों से, वह वर्तमान और वर्तमान में भी केवल अपने भोगे हुए यथार्थ को अपनी दृष्टि का केंद्र बनाता है। तो स्थापना और तर्क दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं। अगला है सचेतन कहानी का जन्म नई कहानी आंदोलन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ था, बिल्कुल ठीक है। सचेतन कहानी के बाद में आई थी सचेतन कहानी का जन्म नई कहानी के बाद में हुआ था। तो सचेतन कहानी है वो नई कहानी के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आई थी। सचेतन कहानी नई कहानी की अपेक्षा अधिक स्वरूप एवं संतुलित व व्यापक दृष्टिकोण की परिचायक कही जाती है। स्थापना और तर्क दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं। स्थापना है नई कहानी में व्यक्तिनिष्ठ अहम काम चेतना यौनाचार नारी पुरुष संबंधों का चित्रण प्रमुख रूप से हुआ है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जो नई कहानी है वो व्यक्तिनिष्ठ अहम काम चेतना यौनाचार नारी पुरुष संबंधों का चित्रण प्रमुख रूप से करता है। नई कहानी में व्यक्तिवाद यथार्थवाद और अनुभूतिवाद आधुनिकतावाद की प्रतिष्ठा हुई है। दोनों ही स्थापना और तर्क बिल्कुल ठीक है। प्रेमचंद जी की कहानी सोजे वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली थी, बिल्कुल ठीक है। सोजे वतन जो 1907 की थी, जो हमारी दिल फिकार दिल फरेब वाली कहानी है, कौन सी? दुनिया का सबसे अनमोल रतन, वो कहानी इस सोजे वतन में प्रकाशित हुई थी। और सोजे वतन है ये कहानी जो अंग्रेजी सरकार है उसने जब्त कर लिया था। यह स्वातंत्र्य भावनाओं से ओतप्रोत कहानी थी, बिल्कुल ओतप्रोत कहानी थी, तभी तो अंग्रेजी सरकार ने इसको जब्त कर लिया था। क्योंकि अंग्रेजी सरकार नहीं चाहती थी कि देश में जागरूकता फैले, देश में कोई जागरूकता फैलाने वाला हो। क्योंकि प्रेमचंद जी की कहानियां जब समाज के सामने जाएंगी तो वो जो आपकी स्वतंत्रता की भूमि से, जो अपने क्रांतिकारियों से ओतप्रोत कहानी थी, इसलिए इस कहानी में सोजे वतन जो कहानी संग्रह है इसको जब्त कर लिया था अंग्रेजी सरकार ने। अगला है तो इसमें स्थापना और तर्क दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं। अगला है नई कहानी पर मूल्यहीनता का आरोप लगाया जाता है। क्या पता है आपसे? जो नई कहानी है उस पर मूल्यहीनता का आरोप लगाया जा सकता है क्योंकि जीवन के शाश्वत मूल्य जैसी किसी चीज में इसका कोई विश्वास नहीं था, बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई बात नई कहानी से संबंधित नहीं थी। नई कहानी में मूल्यहीनता न होकर मूल्यों का परिवर्तन है। नई कहानी किसी क्षण या एक स्थिति या एक संवेदना को व्यक्त करने वाली कहानी थी, बिल्कुल गलत है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हैं। ए भी गलत है और दूसरा गलत नहीं है, दूसरा बिल्कुल ठीक है। देखिए नई कहानी पर मूल्यहीनता का आरोप लगाया जाता था क्योंकि जीवन के शाश्वत मूल्य जैसी किसी चीज का में इसका कोई भी विश्वास नहीं था। तो ये स्थापना गलत है बिल्कुल। और उसके बाद में है नई कहानी में मूल्यहीनता न होकर मूल्यों का परिवर्तन है। क्या है? जो नई कहानी है उसमें मूल्यहीनता न होकर मूल्यों का परिवर्तन है। नई कहानी किसी क्षण या एक स्थिति या एक संवेदना को व्यक्त करने वाली कहानी है, बिल्कुल ठीक है। आर आपका बिल्कुल ठीक है, तर्क ठीक है बिल्कुल, और स्थापना आपकी गलत है। उसके बाद में वापसी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। तो देखिए जो आपका वापसी कहानी है ये विश्व युद्ध पर पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी नहीं है। ये एक जो फौजी है, एक जो देश की रक्षा करने वाला है, जो वो रिटायरमेंट के बाद में घर आके अपने घर के माहौल में वो ढलना चाहता है, उससे संबंधित है वापसी कहानी, जो उषा प्रियमवदा की कहानी है सन 1960 की। ओके, कब की है? सन 1960 की। उसके बाद में है यह कहानी युद्ध की भयावहता को उभार कर आज के संकट का बोध
कराने में सक्षम है, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका स्थापना गलत है और तर्क आपका ठीक है। सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती जी की कहानी है, बिल्कुल ठीक है। सिक्का बदल गया ये भारत पाकिस्तान विभाजन के मतलब विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। कृष्णा सोबती सन 1948 की कहानी है। ये भारत पाक विभाजन के दर्द में को बड़ी गहनता से उकेरने वाली कहानी है। और ये सभी जो क्या बोलते हैं आपकी जो सिक्का बदल गया कहानी है, इसकी मेन पात्र है वो है साहनी है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं आपके ये पैराग्राफ है, देख लीजिए, इसको आप पढ़ लेंगे। ये देखिए, ये इतना है, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद में ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में ये इसके क्वेश्चन आंसर ये लगा सकते हैं आप पैराग्राफ को पढ़ के। 226 का क्वेश्चन, ये 227 है, 228 और 229। उसके बाद में पढ़ते हैं हम विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न, ठीक है। देखिए, दिसंबर 2018 में आया गया क्वेश्चन है ये। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम बताना है आपको। पीली छतरी वाली लड़की, परिंदे, सतह से उड़ता आदमी, इंसान के खंडहर। पीली छतरी वाली लड़की है, ये कहानी है उदय प्रकाश जी की, सन 2001 की, ठीक है। कब की है? 2001 की। किसकी है? उदय प्रकाश की। परिंदे किसकी है? निर्मल वर्मा। कब की है? सन 1958। उसके बाद में है सतह से उड़ता आदमी, मुक्तिबोध जी की, सन 1971। इंसान के खंडहर मोहन राकेश का, सन 1925 का है। तो देखिए, सबसे पहले आएगा 1958, 1925 इंसान के खंडहर है, ये सन 1950 का है। कब का है? सन 1950 का। तो सबसे पहले आएगा 1950 इंसान के खंडहर, देखिए। फिर उसके बाद में आएगा परिंदे 1958, सतह से उड़ता आदमी सन 1971, पीली छतरी वाली लड़की 2001। दोबारा से देख लेते हैं, इंसान के खंडहर 1950, परिंदे 58, सतह से उड़ता आदमी 71 और पीली छतरी वाली लड़की 2001। तो आपका आंसर आएगा सी, ठीक है। उसके बाद में है जैनेंद्र की कहानियों के पात्र हैं। जैनेंद्र की कहानियों के पात्र कौन है? शमशेर, जुलेखा, बेंजिलो, ईश्वरचंद्र। आपसे पूछा है जो शमशेर की कहानियां हैं उसके पात्र कौन है? शमशेर नहीं है, जबकि जुलेखा, बेंजिलो और ईश्वरचंद्र हैं। तो ऑप्शन आएगा आपका बिल्कुल सी, ठीक है। जैनेंद्र जी की कहानियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी पहली कहानी है फांसी। कौन सी है? फांसी, जो सन 1929 की है। कब की है? 1929। उसके बाद में मैं बोल के बता देती हूँ आपको, वातायन जो 1931 है, दो चिड़िया 1934, नीलम देश की राजकन्या 1938, पाजेब और जयसंधि इनकी 1948 की है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर है 3। क्या है? कहानी छोटे मुंह बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक है, ये जो कहानी है वो छोटे मुंह बड़ी बात है, लेकिन लघु आकार होने के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती है। देखिए, लघु आकार हो सकता है कहानी का, लेकिन क्या हो सकता है कि कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती है। इसमें ए सही है और आर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो कहानी है वो छोटे भले ही हो, लेकिन उसमें संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक जो सत्य है उसको प्रकाशित किया जा सकता है। तो इसमें आंसर आएगा आपका ए तो सही है और आर आपका गलत है। अगला है, कहानी पूछी है आपसे और कहानी के पात्र दिए गए हैं। जो गदल है, इस कहानी के पात्र कौन है? निहाल। कुल की बन्नो किस कहानी के पात्र है? तो जो कुल की बन्नो है ये कहानी के पात्र है किसकी? गदल हो गई आपकी निहाल। गुल की बन्नो है ये मिहिरलाल। पीसनहारी का कुआं, पीसनहारी का कुआं कौन है? गोमती। एक ठहरा हुआ चाकू, ये किसका है? ये इसकी पात्र कौन है? तो मित्री है, ठीक है। कौन है? मित्री है। जो गदल कहानी है ये रांगे राघव की कहानी है, सन 1923 की। गुल की बन्नो है ये सन 1955 धर्मवीर भारती जी की कहानी है। पीसनहारी का कुआं प्रेमचंद जी की कहानी है। एक ठहरा हुआ चाकू ये मोहन राकेश जी की कहानी है, ठीक है। कहानियों के नाम भी बता दिए हमने आपको कि किसकी कहानी है। गदल है ये किसकी है? रांगे राघव 1923 की। 1923 में रांगे राघव का जन्म हुआ था, ठीक है।
और गुल की बन्नो धर्मवीर भारती जी की है, और पीसनहारी का कुआं प्रेमचंद जी की है, एक ठहरा हुआ चाकू मोहन राकेश जी की कहानी है। तो इसमें आंसर आएगा आपका 4, 3, 1 और 2। ठीक है, देख लेते हैं आगे। 4, 3, 1 और 2 कहाँ पे है? 3, 4, 1 और 2, 3, 4, 1 और 2 आपकी सी में है। तपेदिक की मरीज मन्नो कथा किस कहानी में चित्रित हुई है? आपसे पूछा जो तपेदिक की मरीज है मन्नो, ये किस कहानी में चित्रित हुई है? तो ये हुई है किसमें? बादलों के घेरे में। किसमें? बादलों के घेरे में। बादलों के घेरे में किसकी कहानी है? तो ये है सन 1980 की किसकी? कृष्णा सोबती जी की कहानी है। किसकी है? कृष्णा सोबती जी की। यहाँ पे मैं हार गई, ये किसकी है? 1957 में मनु भंडारी जी की है। और जिंदगी और गुलाब ये उषा प्रेमवदा जी की सन 1961 की है। सुहागिने ये मोहन राकेश जी की सन 1961 की कहानी है। ठीक है, मैं हार गई किसकी है? मनु भंडारी। जिंदगी और गुलाब उषा प्रेमवदा, सुहागिने मोहन राकेश, बादलों के घेरे कृष्णा सोबती जी की कहानी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कहानी में अभिव्यक्त अतिव्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी कोई विषय वस्तु को दर्शाया गया है? क्या है? निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी कहानी है जो अति व्यस्त कामकाजी आदमी है और उससे जो असंतुष्ट पत्नी है उसकी विषय वस्तु को बनाया गया है? तो वो कौन सी कहानी है? वो कहानी है ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। क्या है? ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली, दृष्टिदोष। तो देखिए जो नीलम देश की राजकन्या है ये जैनेंद्र जी की कहानी है, और ग्रामोफोन का रिकॉर्ड भी किसकी है? जैनेंद्र जी की कहानी है। और ये जो ग्रामोफोन का रिकॉर्ड है ये नीलम देश की राजकन्या जो काव्य संग्रह है, कहानी संग्रह है, उसमें संकलित है। उसके बाद में है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद जी की कहानियों के पात्र हैं? लहना सिंह, पंडित बुद्धिराम, अमीना और सुनंदा। तो देखिए जो सुनंदा है ये जैनेंद्र जी की कहानियों के पात्र है, और जो लहना सिंह है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानियों के पात्र हैं। तो इसमें आंसर आएगा आपका पंडित बुद्धिराम और अमीना दोनों ही प्रेमचंद जी की कहानियों के पात्र हैं। तो आंसर आएगा 2 और 3। अगला है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का आपको सही अनुक्रम बताना है। देखिए परिंदे कब का है? सन 1958 निर्मल वर्मा। राजा निर्वंशिया 1957 कमलेश्वर जी का है। उसने कहा था सन 1915। एक टोकरी भर मिट्टी सन 1901। तो सबसे पहले आएगी एक टोकरी भर मिट्टी, बिल्कुल ठीक है, एक टोकरी भर मिट्टी। माधवराव सप्रे सन 1901। उसने कहा था सन 1915 चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राजा निर्वंशिया कमलेश्वर सन 1957। परिंदे सन 1958 निर्मल वर्मा। तो देखिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहानी दी गई है और कहानी के पात्र से आपको मिलान करना है। आकाशदीप कहानी के पात्र हैं कौन? बुद्धगुप्त, और बुद्धगुप्त के सिवा एक और है चंपा। कौन है? चंपा है। कौन है? चंपा। और दिल्ली में एक मौत, दिल्ली में एक मौत है, इस कहानी के पात्र कौन है? तो दिल्ली में एक मौत कहानी के पात्र हैं अतुल। फिर उसके बाद में उसने कहा था कि बोधा सिंह, और गैंग्रीन की है मालती। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका क्या? एक में आता है 3, एक में 3 कहाँ पे? यहीं पे है ए ऑप्शन में। तो देखिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, जो आकाशदीप कहानी है ये जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, दिल्ली में एक मौत ये किसकी कहानी है? तो दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर जी की कहानी है, और उसने कहा था ये किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और गैंग्रीन ये अज्ञे जी की कहानी है। ठीक है, अगला है, शरणार्थी, परिंदे, कामरेड का कोट और डायन कहानी संग्रहों के सही अनुक्रम आपको बताने हैं। ठीक है, क्या है? शरणार्थी, परिंदे, कामरेड का कोट और डायन ये कब की कहानी है? तो देखिए जो शरणार्थी है ये सन 1948 अज्ञे जी की है। परिंदे दोबारा से आ गया है 58 निर्मल वर्मा की। कामरेड का कोट 1889 संजय साहब की है। और डायन 1998 भीष्म साहनी जी का है। तो आपका ए ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं, शरणार्थी 1948 अज्ञे जी, परिंदे 1958 निर्मल वर्मा जी, कामरेड का कोट 1989 संजय जी, और डायन 1998 भीष्म साहनी। ठीक है, उसके बाद में है पात्र दिए गए हैं और कहानी। आनंदी किस कहानी के पात्र है? तो आनंदी है ये मंत्र कहानी की पात्र है। उसके बाद में दीनदयाल ये सवा सेर गेहूं के पात्र हैं। डॉक्टर जयपाल जुलूस कहानी के पात्र हैं। शंकर बड़े घर की बेटी की पात्र हैं। जो बड़े घर की बेटी है ये प्रेमचंद जी की कहानी है, जो सन 1910 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद में आंसर आएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन,
ये आपके विगत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसमें कोई भी कंफ्यूज वाली बात नहीं है। आधुनिक नारी अब पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान में के साथ आई है। जो आधुनिक नारी है वो अपनी पूरी गरिमा के साथ, देह संपदा के साथ और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती और वेश्याएं नहीं हैं। इसीलिए नई कहानी खलनायिकाओं की से सुननी है। क्या है? जो नई कहानी है वो खलनायिकाओं से सुननी है। नई कहानी के संबंध में उपरोक्त कथन किसका है? देखिए, इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। कब आया था? नवंबर 2017 में आया हुआ था और इस कथन को कहने वाले थे कमलेश्वर साहब। दोबारा भी आ सकता है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। 1932 में कमलेश्वर जी का जन्म हुआ था। राजेंद्र यादव सन 1929, निर्मल वर्मा भी 1929 है और मोहन राकेश सन 1925 में इनका जन्म हुआ था। अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम आपको लगाना है। तो देखिए, जो क्रिकेट मैच है ये सन 1935-36 की कहानी है। उसके बाद में 35 और 36 मिल सकता है। कफन है, ये कब की है? तो कफन है जो सन 35 की है। और बड़े भाई साहब ये है 1934 की। और दो बैलों की कथा सन 1931 है। ये पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि ये सभी कहानियाँ किसकी हैं। ये सभी कहानी, एक मिनट, ये सभी कहानियाँ प्रेमचंद जी की। तो सबसे पहले आएगा दो बैलों की कथा। तो दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, कफन और क्रिकेट मैच। ठीक है। अरुण और मधुलिका किस कहानी की पात्र हैं? आपसे पूछा है जो अरुण और मधुलिका हैं वो किस कहानी के पात्र हैं? तो वो हैं पुरस्कार कहानी के पात्र। ठीक है। भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। आपसे पूछा है जो भीष्म साहनी हैं उनके द्वारा रचित काव्य संग्रह कौन सा नहीं है? तो काठ का सपना इनका नहीं है, क्योंकि काठ का सपना है ये मुक्तिबोध जी का है। काठ का सपना किसका है? मुक्तिबोध जी का। कब का है? तो सन 1967 है। ठीक है, इतना आपको बता दिया है। भीष्म साहनी के द्वारा रचित संग्रह देख लेते हैं। फिर देखिए, काठ का सपना बता दिया आपको 1967 मुक्तिबोध जी का। उसके बाद में आपके जो भीष्म साहनी के जो कहानी संग्रह दिए गए हैं इनके बता देते हैं। भाग्य रेखा है जी जो 1953 की है, ये इनकी प्रथम कहानी संग्रह है। ठीक है, भाग्य रेखा 1953 प्रथम कहानी है। वांगचू 1978 और निशाचर 1983 है। ठीक है। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। आपसे पूछा है कि जैनेन्द्र जी के द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? इंसान के खंडहर, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब और वातायन। तो देखिए, हमने पढ़ा था नीलम देश की राजकन्या है, पाजेब भी है और वातायन भी है। ठीक है, कौन सा नहीं है? तो इनका है इंसान के खंडहर जो सन 1950 में किसका है? मोहन राकेश जी का है। ये इनका नहीं है। इंसान के खंडहर किसका है? तो इंसान के खंडहर है मोहन राकेश जी 1950। नीलम देश की राजकन्या कब का है? तो ये सन 1938 का है। पाजेब 1948 है। वातायन 1931 है। ठीक है, ये किसके हैं? ये जैनेन्द्र जी के हैं। जबकि इंसान के खंडहर किसकी है? मोहन राकेश 1950 है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों को सही अनुक्रम लगाना है। शरणार्थी, ठुमरी, सतह से उठता आदमी और शोभा यात्रा। शरणार्थी हम पढ़ के आए हैं। शरणार्थी किसकी है? तो ये शरणार्थी है, ये अज्ञे जी की है। सॉरी, शरणार्थी अज्ञे जी की नहीं है। शरणार्थी किसकी थी? सॉरी, अज्ञे जी की थी शरणार्थी। और कब की है? सन 1948 की है। फिर उसके बाद में ठुमरी, ठुमरी है 1959, किसकी है? रेणु जी की। सतह से उठता आदमी 1971, मुक्तिबोध। शोभा यात्रा 1981। देखिए, ये 2017 जनवरी में भी पूछा गया है, सतह से उठता आदमी शरणार्थी। और ये 2018 में भी पूछा गया है और शरणार्थी वाला नवंबर 2017 में भी पूछा गया है। देखिए, तो 48, ठुमरी 59, सतह से उठता आदमी 71, शोभा यात्रा 1981। तो आपका ए ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक है। शरणार्थी कहानी किसकी है? अज्ञे जी की। ठुमरी कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की। सतह से उठता आदमी मुक्तिबोध जी की। शोभा यात्रा भीष्म साहनी जी की है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका ए आएगा। यहाँ पे दिए गए पात्र और कहानी। चंपा और बुद्धगुप्त आकाशदीप के हैं। आलोपीदिन और बंशीधर, आपसे पूछा है जो आलोपीदिन और बंशीधर हैं वो नमक के दरोगा के हैं। सिरचन और मानो ये ठेस कहानी के हैं, ठोस नहीं है, ये ठेस कहानी है। ठीक है, और बाबा भारती और खड़ग सिंह ये किस कहानी के पात्र हैं? ये हैं हार की जीत के। ठीक है, नमक का दरोगा सन 1914 में प्रेमचंद जी की कहानी है। ठेस है, ये किसकी कहानी है? रेणु जी की कहानी है।
हार की जीत सुदर्शन जी की कहानी 1920 की है, और ताई है ये विश्वंभर नाथ कौशिक की है, और जो आपकी आकाशदीप है ये सन 1929 जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। ठीक है, उसके बाद में है कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है? तो संजय जी हैं। कौन है? संजय जी। कामरेड का कोट किसकी कहानी है? संजय जी की है। ठीक है, कब की है? तो सन 1989 की है। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे, काफ़ी बार मैंने इसको ट्राई किया है, देखा है, तो संजय जी मिला कामरेड का कोट, और इसका कोई भी नहीं मिला है। पूस की रात कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? माधव, अलगू, रघु, हल्कू। तो कौन आएंगे? हल्कू। पूस की रात कहानी प्रेमचंद जी की है, और सन 1930 में ये माधुरी पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई थी। ठीक है, देखते हैं 30 तक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें से। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? प्रतिध्वनि इनकी सन 1926 है, छाया 1912 है, आकाशदीप 1929 है, इंद्रजाल 1936 है। ठीक है, प्रतिध्वनि 1926, छाया 1912, आकाशदीप 1929, इंद्रजाल 1936। तो देखिए यहाँ पे आएगा आपका छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, इंद्रजाल 1936। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के कहानी संग्रह। अगला है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम आपको बताना है। जैनेन्द्र 1905 का जन्म है, भगवती चरण वर्मा 1903, अमृतलाल नागर 1915, कहीं पे 16 भी मिल सकता है आपको, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907। तो सबसे पहले कौन आएंगे? भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र 1905, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907, अमृतलाल नागर 1915। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। इंदुमती सन 1901 की है, मकरील इसका रचनाकाल मुझे नहीं मिला है, उसने कहा था 1915, और कफन 1935 है। ठीक है, और मकरील है ये यशपाल जी की कहानी है। किसकी है? यशपाल जी की। तो इसमें इंदुमती उसने कहा था, और मकरील और कफन। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला है, कथाकारों के जन्मकाल के अनुसार सही अनुक्रम आपको लगाना है। ठीक है, विष्णु प्रभाकर जी का जन्म कब का है? सन 1912, धर्मवीर भारती का जन्म 1926, मनु भंडारी जी का जन्म 1931, नरेंद्र कोहली का जन्म सन 1940। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ठीक है। विष्णु प्रभाकर 1912, धर्मवीर भारती 1926, मनु भंडारी 1931, नरेंद्र कोहली 1940। अगला है, रचना काल के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम आपको बताना है। एक धनी व्यक्ति का बयान। एक धनी व्यक्ति का बयान सन 1992 किसका है? तो ये अमरकांत जी का है। ये तेरे प्रतिरूप क्या है? ये तेरे प्रतिरूप ये किसका है? अज्ञे का, सन 1961 का है। उसके बाद में है भूख के 3 दिन, ये यशपाल जी का, सन 1968 का है। उसके बाद में सतह से उठता आदमी 1971, मुक्ति बोध जी। तो सबसे पहले आएंगे 1961 ये तेरे प्रतिरूप, कहाँ पे है? ये तेरे प्रतिरूप। उसके बाद में है भूख के 3 दिन, देखिए यहाँ पे ये गलत आ गया है, फिर ये आएगा ये तेरे प्रतिरूप 1961, भूख के 3 दिन 1968, सतह से उठता आदमी 1971, और एक धनी व्यक्ति का बयान सन 1992। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हम बता देते हैं आपको, एक धनी व्यक्ति का बयान ये अमरकांत जी का है। ये तेरे प्रतिरूप ये किसका है? तो ये तेरे प्रतिरूप अज्ञे जी का है। सतह से उठता आदमी, भूख के 3 दिन यशपाल जी का, और सतह से उठता आदमी है ये मुक्ति बोध जी का है। ठीक है, अगला है कहानी और रचनाकार। यारों के यार कहानी किसकी है? तो यारों के यार कहानी है कृष्णा सोबती जी की। उसके बाद में मछली मरी हुई कहानी किसकी है? राजकमल चौधरी जी की। सपाट चेहरे वाला आदमी ये किसका है? दूधनाथ सिंह का। और कोसी का गटवार शेखर जोशी जी की कहानी है। ठीक है,
किसकी है? शेखर जोशी जी की कहानी। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका क्या? 3, 5, 1 और 2। 3, 5, 1 और 2। ठीक है। कोसी का गढ़वाल 1958 की कहानी है और मछली मरी हुई 2019 की कहानी है। ठीक है। दूधनाथ सिंह का जन्म सन 1936 और शेखर जोशी 1932 में जन्म हुआ इनका। कृष्णा सोबती 1925, भीष्म साहनी 1915, राजकमल चौधरी सन 1929। 1929 वाले 2 और हैं, निर्मल वर्मा और एक और है राजेंद्र यादव जी। ठीक है। अगला है जून 2015 में आए हुए क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद जी का नहीं है? प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, मोहब्बत की राहें, सप्त सरोज। तो जो आपका सप्त सरोज है ये इनका नहीं है, जबकि प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, मोहब्बत की राहें ये कहानी संग्रह किसके हैं? प्रेमचंद जी के कहानी संग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी, गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ इनका कहानी संग्रह नहीं है, जबकि आदिम रात्रि की महक 1967 का है इनका, अग्निखोर 1973 का है इनका कहानी संग्रह और अच्छे आदमी सन 1986 का है। ठीक है। इसी के साथ में करते हैं हम क्लास का समापन। अगले क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।